ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हमें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुदस्सर इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है, जबकि हमारे दूसरे मेहमान बैनुल-अक़वामी मुत्तहिदा साबिक़ के मंदूब मुनीर अकरम साहब हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुनीर सर, पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि ट्रंप साहब की कुछ समझ नहीं आ रही। कभी वो कहते हैं कि ही इज़ अ पीस प्रमोटर, फिर वो कहते हैं कि वो ये कर देंगे, सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, और फिर अचानक से एक दिन वो कहते हैं कि जो एक फेस सेविंग उनको मिली हुई थी कि इस वॉर के पीछे इजराइल है, वो फेस सेविंग भी उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा नहीं, इसके पीछे इजराइल नहीं है, ये मैंने खुद की है। हाउ डू यू सी दिस? जी, मेरे ख्याल में एक साल हो गया है। इसमें पूरी दुनिया को जाहिर हो गया कि ट्रंप साहब बड़ी एक यूनिक शख्सियत हैं, जो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ले सकते हैं, जो उनके दिल में आता है वो कह देते हैं। पर हमने इसको जो कुछ भी कहते हैं उसको ज़रा सोचना समझ के जो जो फैक्चुअल सिचुएशन है, फैक्चुअल पोजीशन है, उसको ऑब्जेक्टिवली एवेल्युएट करना चाहिए। इनकी जो स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स आती हैं उससे बिल्कुल यानी हमारी पॉलिसी या पोजीशन है वो उसको बदलना नहीं चाहिए। हमने फैक्चुअली ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करके और फिर हमारी जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स होगा दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज एनालिसिस। मुदस्सर साहिब, किस तरह से देख रहे हैं आप, बिकॉज आपका एक बहुत ज़्यादा तजर्बा है इस फील्ड के अंदर, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी प्रेसिडेंट ने कभी इस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं कि सिविलाइजेशन तबाह कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एंड देन ही एक्सपेक्ट कि उनको पीस अवार्ड भी दिया जाए और वो उनको सबसे चर्चा भी किया जाए? मतलब उन्होंने अपनी ऐसी ऐसी पिक्चर्स भी अपलोड की, अपने आप को एक गॉड समझा। हाउ डू यू सी दिस कि इज इट अ सैनिटी कि इस तरह का हरकत करना और फिर धमकियां भी देना? अच्छा, हिस्ट्री में ऐसे तो बहुत से कैरेक्टर्स हैं। अभी हालिया हम जिसे कहते हैं ना कि माजी करीब की बात करें, तब भी इराक में जो कुछ हुआ था, अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद रजीम चेंज के लिए लीबिया, ट्यूनिस, जो कुछ भी वहाँ होता रहा, तब भी इसी किस्म का एटीट्यूड था। मुनीर अकरम साहब का एक बड़ा तवील अरसा वहाँ अमेरिका गुजरा है, वो जानते हैं कि अमेरिकन में सुपीरियॉरिटी बहुत ज़्यादा है, वो सुपीरियर अपने आप को वो समझते हैं, जिसमें ईरानियों के साथ साथ अब तो यूरोपियन को भी बहुत सा इशू है अमेरिकन के साथ कि वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर। दैट मींस कि ही हैज सम कॉम्प्लेक्स, आई एम द बेस्ट, आई एम द बॉस कॉम्प्लेक्स। लेकिन वो है कि पूरी दुनिया को रूल करते आए हैं आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, आपको पता है। फिर कोल्ड वॉर जब रशिया का स्टार्ट हुआ, उसके बाद रशिया जो है टूट गया प्रैक्टिकली, और उसके बाद सारे तो अमेरिका एक यूनिपोलर की तरफ दुनिया चली गई, तो उनके जहन में वो चीज़ है। बाकी दूसरा, ट्रंप साहब अगर ये इस किस्म की बात कर रहे हैं तो जंग में ये सब कुछ हुआ, हमने इराक की जंग में देखा, जब उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इसी तरह की बात कर रहे थे, बराक ओबामा जब आए हैं तब भी इस किस्म की चीज़ें हुई हैं। तो हमेशा से इस किस्म के लहजे, इस किस्म की चीज़ें रही हैं। इवन जब सोवियत यूनियन के साथ रशिया की पूरी एक वॉर है थ्रू अफगानिस्तान, तब भी ऐसे ही मामलात रहे हैं। लेकिन जो सिविलाइजेशन के ख़ात्मे की बात है, उसके बाद फौरी तौर पर जंग बंदी की तरफ आना और फिर इस किस्म के बयानात देना, इसको थोड़ा मैं, अगर आप इजाज़त दें, इस सारे जंग में सिर्फ ट्रंप साहब नहीं, इसमें जब भी हम बात करते हैं स्पॉयलर्स की, तो इजराइल को हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि इजराइल एक स्पॉयलर के तौर पर वो है कि वो कुछ कर सकता, ऑब्वियसली। फिर दूसरा जो स्पॉयलर है वो ट्रंप साहब का मूड है, जो स्विंग कर रहा होता है, वो अपने बयानात के जरिए, वो सोशल मीडिया पे जो कुछ बात कर रहे होते हैं वो। तीसरा स्पॉयलर खुद ईरान के हार्डलाइनर भी हैं, हम इस पे बात बहुत कम करते हैं। हार्डलाइनर ईरान में, वो तो विक्टिम्स हैं, नॉट अ विक्टिम। जब आप देखें मज़ाकरात के लिए जब आप बात कर रहे हैं, आपको बाकर कालीबाफ के बयानात याद हैं, अब्बास अराक्ची ने जो कुछ बात की, वो वहाँ गए, उनको बहुत ज़्यादा रिबटल हुआ इस बात पे। मतलब वो वहाँ बाकायदा उन हार्ड लाइनर के प्रेशर है ईरान के अंदर, वो प्रेशर है। और वो जो आप बात करें विक्टिम, वो विक्टिम अपने आप को नहीं, वो तो वॉरियर समझ रहे हैं ना, वॉरियर समझ रहे हैं। अब वहाँ पे वो लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, ईरान के आगे प्रोग्रेस चाहते हैं, वो जंगबंदी में तोसी चाहते हैं, हालात को नॉर्मल करना चाहते हैं बहुत से लोग। लेकिन वो जो हार्ड लाइनर हैं
वो भी बड़ा सख्त उनका है। एक तो होता है बयानात देना, बिल्कुल दोनों फरीकैन विन विन सिचुएशन करके निकलना चाहते हैं और उनके लिए बहुत अच्छा मौका था इस्लामाबाद पहले भी और अब दूसरे राउंड में भी बहुत अच्छा मौका होगा कि वो निकलें। लेकिन ये एक नहीं, तीन स्पॉयलर्स हैं। इजराइल तो खामोश इस वक्त स्पॉयलर है जिसको अमेरिका कंट्रोल कर सकता है नहीं, वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त दोनों साइड से ये एक मामला है। अब हॉर्मुज़ को बंद करना खोलना, अब मुझे छोटी सी अगर आप इजाज़त दें, अब हॉर्मुज़ नहीं खोला जाता या अब अमेरिकन ने नाकाबंदी कर ली है तो कौन से जहाज़ गुजर गए ईरान के? नहीं गुजर सके तो कितना बड़ा लॉस हो रहा है। मैं माली लॉस की बात कर रहा हूँ, ये सारी दोनों तरफ है, बाकी दुनिया के साथ साथ उनका भी लॉस है। तो मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडिंग वहाँ भी हो रही है, मुज़ाकरात के लिए वहाँ भी तैयारी हो रही है, पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है। तो ये जंग में जो स्पॉयलर्स होते हैं उनके अपने एक इंटरेस्ट होते हैं, अपना एक स्टाइल होता है, वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी इस्लामाबाद में। मुनीर सर, आपको लगता है कि जो राउंड 2 है इसमें कोई मसला हल हो जाएगा या डू यू थिंक कि ये राउंड 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है? ये पहली चीज़ तो देखना है कि राउंड 2 होता है या नहीं होता। अब हमें हमारी ख्वाहिश तो है कि ईरान शिरकत करे इसमें और इंशाल्लाह। सर ज़राए से खबरें आ रही हैं कि ईरान शिरकत करेगा। जी, अच्छा होगा। अहम फैसला अगर उन्होंने किया शिरकत करने का तो बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल में यहाँ दूसरे राउंड में कुछ चीज़ें शायद हल हो सकें। जो सीज़ फायर की एक्सटेंशन है वो हो सके, जो नाकाबंदी कर दी है अमेरिका ने और हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान ने, उस पर शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सके और कोई एक फ्रेमवर्क के ऊपर मायदा हो सके कि भी किस चीज़ों पर जो अहम चीज़ें हैं, न्यूक्लियर है, सैंक्शंस हैं, आगे एश्योरेंसेस की जो ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों पे कोई अगर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, ब्रॉड एग्रीमेंट भी हो जाए, वो काफ़ी यानी अहम डेवलपमेंट होगी अगर हासिल हो सके तो। सही। एंड सर 22 अप्रैल से पहले आपको लगता है कि अगर जस्ट इन केस कुछ चीज़ें प्रोलॉन्ग होती हैं तो सीज फायर एक्सटेंड होगा इन योर ओपिनियन? ये देखें, अगर ईरानी इस राउंड में आते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि ताज़ा खबरें आ रही हैं, अगर वो आ जाते हैं और ये सेकंड राउंड होता है तो फिर लाजमी है कि सीज फायर को एक्सटेंड करना होगा, क्योंकि वो तो कल ख़त्म हो जाएगा वेडनेसडे तक। तो सीज फायर अगर मुज़ाकरात दोनों पार्टीज चाहती हैं कि मुज़ाकरात जारी रहें तो सीज फायर को तो एक्सटेंड करना होगा। मेरे ख्याल में ये एटलीस्ट ये एक्शन तो ली जा सकती है इस्लामाबाद में। मुदस्सिर साहब बताइएगा कि आपकी तो क्योंकि मुलाकातें भी हुई हैं, आपने चीज़ों को बहुत करीब से कवर किया है, ग्राउंड वर्क क्या है, पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल है दो दुश्मनों को आमने सामने बिठाना राउंड 2 में? अच्छा देखिए, अमेरिका तो तैयार भी हो गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बड़ा वाज़ेह, बल्कि एक बार नहीं 2-3 बार उन्होंने लिया है। ईरानियन के जो आज सुबह उनके तर्जमान वज़ारत ख़ारजा को उनकी बात थी, अच्छा वो उसको अगर थोड़ा हम उर्दू से हट के इंग्लिश में वो दें नॉट येट का लफ्ज़ सुबह भी, और हम कुछ जर्नलिस्ट उस वक्त मॉर्निंग में भी ये बात कर रहे थे कि अभी तक जो उस वक्त था कि अभी तक उन्होंने ये कुल्ली इनकार नहीं था कि, और इस पर अभी कोशिशें भी हो रही हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म की भी बात हुई है, बाकी भी अब कुछ मामला बात हो रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि ईरानी आएंगे, क्योंकि जंग बंदी सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन है कि जब आप बैठेंगे, और अगर जंग बंदी के लिए बैठेंगे नहीं तो फिर इसका मतलब है कि जंग के लिए तैयार। मुज़ाकरात के दौरान ही अटैक किया यूएसए ने, उसके बाद दोबारा भी जो खबरें आई हैं कि जो राउंड 1 हुआ है उसमें भी सब कुछ फाइनल होने वाला था, देन ये ज़राए की खबरें हैं कि जी मतलब ट्रम्प साहब ने कॉल की और जेडी वैंस को जाना पड़ा, बिल्कुल एक फाइनल ड्राफ्ट जो था वो साइन होने वाला था। बाद में भी चीज़ें सामने आ गई थी कि जो उनकी यूरेनियम अफजूदगी का मसला है उसके ऊपर है, उनके न्यूक्लियर वेपन्स के मामलात है उसके ऊपर ईरान किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना जा रहा, और उसके बाद मुसलसल ट्रम्प साहब की जो तकारीर हैं वो इसी चीज़ के ऊपर थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको छोटा सा याद दिलाऊं, जब पहले भी अमेरिका और ईरान का इसी यूरेनियम के मामले पे डिस्कशन हो रही, मुनीर अकरम साहब ज़्यादा बेहतर उसको एलेबरेट भी कर लेंगे, 20 मंथ्स लगे, 20 महीने लगे थे उस वक्त बातचीत, और ये जंग नहीं थी, हाँ जंग नहीं थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक
कि जंग नहीं थी उस वक्त, नॉर्मल हालात में थे, लेकिन बातचीत करते करते आप कोई तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजारने के बाद हुआ। अब हम थोड़ा बहुत ज़्यादा जल्दी में शायद वो लग रहे हैं कि फौरी तौर पर हम बैठने के बाद बात हो जाए, बात होने के बाद चीज़ें 47 साल लगे हैं, दोनों मुल्कों के आपस के इख्तलाफात हैं, उसके बाद वो अब इस वक्त जंग में हैं, अपनी अपनी ग्राउंड्स पर हैं, अपनी अपनी चीज़ें मनवाना चाहते हैं, उन्हें अपनी आवाम को भी, कौम को भी वो भी बताना है, और कोई ऐसा फ़ैसला वो ना करें उसके लिए भी है। अब पाकिस्तान जो है वो अपनी कोशिश कर रहा है और उस कोशिशों का पूरी दुनिया में इनिशियली एक एमओयू साइन हो जाएगा और बाद में जो मजीद चीजें हैं वो अच्छा, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते कि वो रहे, लेकिन सबसे पहले जो होगा वो जंग बंदी होगा, जो आप बात करें जंग बंदी हो गया, सीज फायर। डू यू ट्रस्ट ट्रम्प कि वो जंग बंदी पे रहेंगे? नहीं, पहले भी तो रहे हैं, अभी जंग बंदी का यू नेवर नो, ट्रम्प हैज अ पर्सनालिटी। मुनीर साहब, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा एक इशू है, लबनान का मसला भी है, यूरेनियम इनरिचमेंट भी है। ओवरऑल अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान की क़यादत को भी शहीद कर दिया गया, वहाँ पे बच्चियों का जो स्कूल था उस पर भी हमला हुआ। क्या ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट पे मान जाएगा और क्या वो अमेरिका के हवाले कर देगा अपनी यूरेनियम? जी देखिए, ये जो न्यूक्लियर जो जौहरी ताकत की जो मसले हैं उसमें दो तीन नुक्ते हैं जिसके ऊपर फैसला करना है। पहला नुक्ता तो ये है कि जी इनरिचमेंट होगी या नहीं होगी। ईरान कहता है मेरी राइट है, एनपीटी के तहत मेरी राइट है कि इनरिचमेंट कर सकता हूँ। अमेरिका कहता है आपने नहीं करना है। अब जो कॉम्प्रोमाइज़ मेरे ख्याल में जो निकलेगा वो ये होगा कि ईरान की जो राइट है वो मानी जाएगी कि हाँ इनके पास राइट है, पर वॉलंटरली उन्होंने कोई अरसे के लिए इनरिचमेंट बंद कर देनी है, सस्पेंड कर देनी है। तो कितना वक्फा होगा? अमेरिका ने 20 साल कहा, इन्होंने 3 साल कहा, फिर 5 साल कहा। तो कहाँ न कहाँ जाके उसके ऊपर फैसला होगा कि कितने अरसे तक इनरिचमेंट ईरान नहीं करेगा। दूसरा मसला जो है वो जो 400 किलोग्राम्स इनरिच्ड यूरेनियम उनके पास है, इनरिच्ड टू 60%, वो बहुत करीब है वेपन्स ग्रेड के, और अगर थोड़ा सा और उसको इनरिच किया जाए तो वो वेपन्स ग्रेड बन सकता है। तो अमेरिका चाहता है कि जी वो उसको ईरान अमेरिका के हवाले कर दे। ईरान ने कहा, ईरान ये भी तो कहता है कि हमारा ये एम नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। जी, पर वो जो मटेरियल है वो कहते हैं हम अमेरिका को नहीं देंगे। पिछली मर्तबा इनके पास 60-70 ग्राम थे, वो किलोग्राम थे, वो उन्होंने रूस को दे दिए थे। तो सर, डोंट यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड कि अगर वो कहते हैं कि हम अमेरिका को नहीं देंगे? जी बिल्कुल, वो तो उनकी मर्जी है। अगर मसले को हल करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर अमेरिका को नहीं देते, कोई और किसी और को दे दें। उन्होंने ये भी प्रपोज किया है कि जो इनरिच 60% इनरिच्ड है इसको हम ब्लेंड कर देंगे, ब्लेंड डाउन करेंगे और उसको 3% पे ले आ सकते हैं। तो ये इस किस्म का कोई ना कोई फैसला होगा कि ये जो मटेरियल है इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। सही। और सर आप जी प्लीज आप कंटिन्यू करें, देन लास्ट क्वेश्चन। तीसरा जो मसला है वो सेफ गार्ड्स का है। ईरान के पास अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं, कोई रिएक्टर्स हैं, इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं, फ्यूल फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ हैं। वो चाहेंगे कि अमेरिकन चाहेंगे कि सब फैसिलिटीज़ के ऊपर फुल स्कोप सेफ गार्ड्स आई कि हों उनको, और इंस्पेक्टर्स को इख्तियार हो कि कहाँ भी वो जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं इंस्पेक्ट करने के लिए। उस पर पहले कुछ पाबंदियाँ थी JCPOA में, वो पाबंदी वो हटाना चाहते हैं। तो ये तीसरा मसला है। ये तीनों मसलों यानी कि बहुत महदूद डिटेल डिस्कशंस होनी होंगी, उसके तहत फिर फैसले हो सकते हैं। इस वक्त में मोटी मोटी बातों पे फैसले हो सकते हैं, डिटेल्स पे नहीं हो सकती। सर एक और चीज़ बताइएगा कि चाइना का किरदार आप किस तरह से देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब भी चाइना विजिट करने जा रहे हैं मई में। हाउ डू यू सी चाइना? कोई आप उसको एज अ गुड प्लेयर देख रहे हैं कि वो इस सारी जंग में उसने अपनी एक एग्जिस्टेंस जो थी वो उसने मनवाई है? जी, चाइना ने बहुत होशियारी से बर्ताव किया है इस जंग में।
पहली चीज़ तो इसमें वो शामिल नहीं हुए। दूसरी चीज़, उन्होंने ईरान को हिदायत करती रहे हमारे साथ कि आप मुज़ाकरात करें और कुछ फैसला निकालें इस जंग को ख़त्म करने के लिए। तीसरी चीज़, उन्होंने एक इक्विलिब्रियम रखा। जो कोशिश अमेरिका और ये खलीज के ममालिक की तरफ से हुई थी कि हॉर्मुज़ को खोला जाए, पर सिर्फ ईरान को ब्लेम किया जाए इस जंग के लिए जो खलीज में अटैक्स हुए हैं, पर जो अमेरिका का जो हमला था उसका जिक्र ना हो। करारदाद जो सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई थी वो वन साइडेड थी, तो उसको चीन ने और रूस ने दोनों ने वीटो किया। तो चाइना का तो रोल बैकग्राउंड में था, पर बहुत अहम रोल उन्होंने अब तक प्ले किया है, वो करते रहेंगे मेरे ख्याल में। मुदस्सिर साहिब, योर टेक, आपका जो आप एक पॉजिटिविटी मैंने आप में बहुत देखी है, क्या आपको लग रहा है कि क्या होने वाला है? कोई डील हो जाएगी, इस्लामाबाद एकॉर्ड साइन हो जाएगा? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से पैरेलल आगे बढ़ रही होती हैं वो अच्छी है। एक ख़बर आपकी शायद नज़र से गुजरी होगी कि लेबनान और इजराइल के सफ़ीरों के दरमियान भी बातचीत का दौर है और जुमेरात को वो सेकंड राउंड उधर भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि लेबनान और इजराइल, आपको पिछले दिनों में आपको पता है कि ईरान का ही एक बहुत बड़ा था कि वहाँ पे सीज़ फायर जो है वो होना चाहिए। तो वो एक पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ भी पॉजिटिविटी हो सकती है। वहाँ भी जंग की सिचुएशन थी, यहाँ भी जंग वाला मामला वो दरपेश है। तो आज किसी जगह मैं था भी, वहाँ पे भी कुछ ज़िम्मेदार जो लोग मौजूद थे, मैं न सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा कि जिन लोगों के दरमियान मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है, मुज़ाकरात होने उन मालिक में, तो वो भी ख़ास से पुरुम्मीद थे और ये भी थे कि कुछ चीज़ें हैं जो अमेरिका भी मान लेगा अभी रिसेंट, लेकिन सबसे पहले वो सीज़ फायर का ऑप्शन होगा, सीज़ फायर की बात होगी, उसके लिए बैठना पड़ेगा दोनों को। ईरान को भी बैठना पड़ेगा और यूएस को भी बैठना पड़ेगा। जब वो बैठेंगे तो सबसे पहले सीज़ फायर का मामला है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं और उस पर बहुत से डेडलॉक हैं। बट ऑन अ लाइटर नोट, अगर ये जो सोशल मीडिया साइट है ट्रूथ या ये जो ट्विटर है या कुछ भी, अगर इसको थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए ट्रम्प साहब के लिए, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। क्योंकि हमने यही देखा है, जो मूड स्विंग्स उनको आते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा होता है, देन देयर इज अ ट्वीट, देन देयर इज अ रिमार्क, जो लेके हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल है कि वो ये रुकेंगे, वो किसी चलते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी से मशवरा नहीं करते या उस तरह एक एज ए स्टेटमैन जिस किस्म के बयानात देने, आपको याद होगा गालियाँ भी उन्होंने इसी जो है वो प्लेटफॉर्म से दे दी थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो रुकेंगे। तो फिर उनकी पर्सनैलिटी को सीरियस ना लिया जाए। नहीं, सीरियस जरूर है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आप उनकी ये जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी, पैरेलल ये चीज़ें चलेंगी, वहाँ से भी होगा और ईरान से भी वो चीज़ें होंगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल ग्राउंड है ना, बातचीत हो सकती है। खुद ट्रम्प इस जंग का एज ए फाते वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, ईरान खुद वो फाते क्रेडिट लेना चाहता है और वो चाहते भी हैं कि हो, दोनों जानिब चाहते हैं। पाकिस्तान का है, दो दुश्मनों को बिठाना आमने सामने और दूसरी दफा भी बिठाना, ये हमारी सफारती कामयाबी नहीं, ये पाकिस्तान की भी बिल्कुल सफारती कामयाबी है। पाकिस्तान ने होस्ट किया, फिर फैसिलिटेट किया, उससे आगे अब आके जब हमने दौरे भी किए, दोनों जब गए, सऊदी अरब वज़ीर आज़म गए, फिर कतर गए, फिर तुर्किया गए, फिर उसके बाद फील्ड मार्शल ईरान में रहे और एक दिन के लिए गए थे, 3 दिन वहाँ रुके। तो ये पाकिस्तान की कोशिशें मीडिएशन की अब हो गए, मीडिएटर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बतौर पाकिस्तानी हम इस वक्त बहुत खुश हैं। बिल्कुल, और हमें ये खुश होना चाहिए। आगे पूरी दुनिया के अमन के लिए है, ये मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ी है और अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ें होंगी तो पाकिस्तान में लोग पेट्रोल खरीदने और चीज़ें खरीदने के काबिल नहीं रहेंगे। ये बहुत क्लियर बात है और ये इसी वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है। और अमेरिका ने भी मेरे ख्याल में नाकाबंदी इसलिए कर दी है कि जो करोड़ों डॉलर का नुकसान ईरान को हो रहा है, तो करोड़ डॉलर का नुकसान जो ईरान को हो रहा है उसका भी एक प्रेशर वो बन रहा है। तो मेरे ख्याल इसी प्रेशर में से कोई ना कोई, वो कहते हैं प्रेशर कुकर जब सीटियां मारता है तो फिर कुछ ना कुछ जो है नहीं, कई चीजें पक भी जाता है ना, तो पक रहा है। तो मेरे ख्याल है चीजें बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। साथ मौजूद हैं मुनीर अकरम साहिब और हमें सीनियर दिफाई तज्जियाकार एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब ने भी ज्वाइन किया है। खालिद सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि राउंड 2 पाकिस्तान में होने जा रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड थिंग,
बट ऑन द अदर हैंड एक चीज़ जो हमेशा से प्रॉब्लम रही है, जिसको पूरी दुनिया ने प्रॉब्लम समझा है, वो है ट्रंप साहिब के बयानात। वो किसी वक्त आके कहते हैं कि जी सब कुछ ठीक हो गया है, मैं बहुत ग्रेट लीडर हूँ, और उसके बाद वो एक ऐसा बयान दे देते हैं कि जिससे लगता है कि जो सब कुछ किया था, जो सालसी के किरदार पाकिस्तान ने भी अदा किया, या हर तरफ से जो उनको प्रेशर था या कुछ भी था, वो उसको बिल्कुल ही कोलैप्स कर देते हैं। हाउ डू यू सी दिस कि ट्रंप साहिब को किस तरह से मतलब खामोश कराया जाएगा, या उनसे कहा जाएगा कि प्लीज़ आप कुछ ऐसे बयानात दें जो थोड़े सेन हो, जो लोग बाय कर सकें? बहुत शुक्रिया सुजैन साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, मुझे तो लगता है कि वो बाय डिज़ाइन कर रहे हैं और बाय कंपल्शन कर रहे हैं, नॉट बाय एरर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों एक्सट्रीम देखते हैं। जब वो सॉफ्ट खेलते हैं और बड़े सॉफ्ट इमेजेस देते हैं, वो कहते हैं मैं खुद भी चला जाऊंगा, पाकिस्तान चला जाऊंगा, जब वो कहते हैं कि हम आगे चलने को तैयार हैं, ऑलमोस्ट मुआहदा होने जा रहा है, तो उनको ये लगता है कि मैं फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस, शायद मैं कह देता हूँ, या कहने वाले भी बहुत होंगे, तो उनको ये ख्याल आता है कि मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अपनी लूज कर रहा हूँ, शायद मैं एक नेगेटिव स्ट्रेंथ से ये इस तरह कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। तो उनकी जो तनकीद पहले ही हो रही है अगेंस्ट द वॉर, वो तनकीद और ज्यादा बढ़ जाती है बाय सेइंग कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतना अरसा वॉर मॉन्गरिंग की, 40 दिन तक जंग में धकेले रखा मुल्क को, इकोनॉमी इफेक्ट की, ऑयल प्राइसेस कहाँ चले गई, और एट दी एंड वो कह रहे हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने जा रहा हूँ और हम जीत क्लोज कर रहे हैं। अब फिर उनको रियलाइज होता है, और बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, शो स्पॉइलर भी हैं जो उनको कहते हैं कि आपको टफ स्टैंड लेना चाहिए। फिर वो कहते हैं मैं तहजीब खत्म कर दूंगा। फिर वो कहते हैं कि जंग अगर ये पीस माना तो हम इतनी डिस्ट्रक्शन करेंगे। वो फिर बयाना देना शुरू कर दें। उसका बाय प्रोडक्ट एक और नुकसान होता है, ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज हिल जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमी हॉस्टेज बन जाती है। तो आई थिंक उनके दरमियान में वो खेलना चाहते हैं। एक तरफ वो चाहते हैं कि जब मैं सॉफ्ट होता हूँ, ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, मैं मैन ऑफ पीस कहलाना शुरू हो जाता हूँ, लेकिन फिर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ सेट की बजाय पोजीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज लगती है। तो आई थिंक वो दरमियान में खेल रहे हैं, कभी वो इस तरफ हो जाते हैं, किसी वो उस तरफ। सर, डू यू थिंक इज ही अ मैन ऑफ पीस? ये हिस्ट्री डिसाइड करेगी, मेरा ख्याल है। अभी तक तो नहीं लगा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि वो तो आने से पहले, जब ये जंग तो बहुत बाद में शुरू हुई है, 1 साल में उन्होंने 2 जंगें तो ईरान के खिलाफ लड़ ली है। और फिर जब वो इलेक्शन कैंपेन में थे तो उन्होंने कहा था, अब खुद कैंपेन में कहा था कि वर वी नॉट स्टूपिड व्हेन वी सेंडिंग आवर ट्रूप्स अब्रॉड। तो वो समझते थे कि बाहर ट्रूप्स भेजना स्टूपिडिटी है। तो ये उन्होंने कहा था, मैं तो नहीं कह रहा। तो अब वो इतना, जो प्रेसिडेंट ओबामा ने JCPOA एग्रीमेंट किया था, वो एक रिस्पेक्टेबल था, इन्होंने रिवोक कर दिया था। फिर 2025 में अटैक किया, फिर 2026 में अटैक किया, और मिडल ऑफ इट किया जब मुज़ाकरात फॉर्मली कॉल अप नहीं हुए थे। आमतौर पर जब 2 मुल्क हमला करते हैं तो वो कहते हैं जी अब हमारी थ्रेशोल्ड आ गई है, नो मोर टॉक्स, वी आर गोइंग टू गो द हार्डर वे। तो फिर अटैक होते हैं। ये नहीं होते कि आप 2025 में आपने कहा कि जी 2 हफ्ते दे रहा हूं मुज़ाकरात के लिए और अपनी टर्म्स के लिए, फिर अटैक कर दिया। इस दफा ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम आइडियल, एक यादगार एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए हैं, तो दूसरे दिन हमला कर दिया। तो आई थिंक एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है। अभी आप देखिए, मैं आखिरी जुमला जरूर ऐड करता चलूं कि अभी जब सीज फायर हो गई है तो ब्लॉकेड अनाउंस करना इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर इंडिया ने भी किया था, आपको याद होगा, अप्रैल 2025 में जब उन्होंने कहा था कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ रहे हैं, तो हमने उसको कहा था पाक फिजाइया भी न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार थी। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि डेडिकेटेड फ्लीट तैयार था कि हम सिंक करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो एक्ट ऑफ वॉर है। तो एक्ट ऑफ वॉर, एक ब्लॉकेड उन्होंने नंबर 1 वायलेट किया, और दूसरा ये जो उन्होंने कश्ती पकड़ी है उसकी वीडियो रिलीज की है। वीडियो रिलीज करके इतनी सुपर पावर क्या अचीव कर रही है? इट इज एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। तो आई थिंक सो, और ऑप्टिक्स ज्यादा है। प्रेसिडेंट ट्रंप शायद ये शो करना चाह रहे हैं कि मेरी बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। मेरा नहीं ख्याल इससे बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है, और अगर स्ट्रांग होती तो जॉर्ज W बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको ह्यूती से के डर से, बाबुल मंदब से ना गुजार लेते। उन्होंने ऑल द वे अफ्रीका के ऊपर से वो लाए हैं समंदर के अंदर, ताकि किसी तरह ह्यूतीज हमला ना करते। तो आई थिंक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। सर, फिर डोंट यू थिंक कि ईरान की जो एक डिमांड है कि जी पहले ये नाकाबंदी खत्म करें फिर मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे, वो जस्टिफाइड है? जी एब्सोल्युटली, क्योंकि जब आप सीज फायर कहते हैं तो सीज फायर में आप ब्लॉकेड नहीं अनाउंस करते। जब आप ब्लॉकेड करते हैं तो वो इटसेल्फ एक्ट ऑफ वॉर है। दैट मींस यू आर एट वॉर। अगर कल को बाबुल मंदब के करीब अगर ह्यूतीज या ईरानीज कोई अमेरिकन या कोई और जहाज पकड़ के हॉस्टेज बना के इसी तरह की वीडियो रिलीज कर दें, तो वो अपने आप को जस्टिफाइड समझेंगे। वो कहेंगे आपने उधर किया, हमने इधर कर दिया। तो सिंबॉलिकली अगर ये करने लगे तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। इतने छोटे वाक़े से प्रेसिडेंट ट्रंप को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं मिलती, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी लूज होती है कि वो जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते। सही। मुनीर साहब, आपकी क्या टेक है जो नुक्ता हाईलाइट किया ट्रंप साहब के स्टेप के हवाले से खालिद सर ने, आप इस पे क्या कहेंगे?
मुनीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी खालिद सर, आपसे ही फिर ये सवाल कर लेती हूँ, शायद वहाँ पे कुछ ऑडियो का हमारा इशू आ रहा है। अब ट्रंप साहिब की गारंटी कौन देगा कि अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं, सब कुछ अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाता है, तो फिर इनकी गारंटी कौन देगा? मतलब कौन इनकी गारंटी दे सकता है? आई थिंक सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन ही यही है, क्योंकि एक वेबल मैकेनिज्म जब तक ना हुआ तो ईरानी हुकूमत की और लीडरशिप की मैं सबसे ज्यादा जस्टिफाइड जो उनकी डिमांड है या मुतालबा है जो उन्होंने लिस्ट दी है, वो सबसे ज्यादा जस्टिफाइड मैं समझता हूँ उस मुतालबे को जिसके अंदर वो कहते हैं कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम पर अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा, क्योंकि जज और ज्यूरी प्रेसिडेंट ट्रंप हो या कोई और सदर वो नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले टेन्योर में भी यूनिलैटरली वो मायदा सस्पेंड कर दिया था, आपको याद होगा, वो भी बगैर किसी वजह के, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कोई ऐसी सीरियस वायलेशन नहीं की थी जिसको बुनियाद बनाकर वो कहें कि ईरान ने वायलेशन की है इसलिए मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। वो नहीं हुआ था पिछली दफा। अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अटैक किया है, अभी भी जो काउंटर ब्लॉकेड किया है, तो आई थिंक जब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोल दी थी तो अमेरिका को भी चाहिए था कि गुडविल के तौर पर कहते हैं कि हम भी ब्लॉकेड हटा रहे हैं। देखिए, ब्लॉकेड कोई गेट नहीं होता, ब्लॉकेड कोई फाइटर जहाज नहीं उड़ रहे थे कि उन्होंने आकर पुल बैक करते लैंड करवाना, उन्होंने सिर्फ एक जेस्चर के तौर पे अनाउंस करना था। उनकी सैकड़ों बोट्स उड़ रही इस शिप से हैं जो इस एरिया में मौजूद हैं। आप सिंबॉलिकली उनको 10 किलोमीटर भी पीछे कर लेते तो आप कहते जी मैंने पुल बैक किया है, ब्लॉकेड हटा दिया है, जहाज जा सकते हैं। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता बजाय डेफिसिट होने के, आई थिंक सो। तो उनको ये पॉजिटिविटी की तरफ अगर ले जाना है तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ये नहीं होती कि आप एक जहाज को रोक के उसकी वीडियो क्लिप रिलीज करेंगे तो आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगी या आप बहुत माइटी नजर आएंगे। माइटी तो है वो, अमेरिकन एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी सबसे बड़ी फौज है। एक छोटे से जहाज को रोक के आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं साबित करते, मेरा ख्याल है। अच्छा मुनीर सर, ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसमें ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं कि जब तक मुआहदा नहीं होगा हम नाकाबंदी नहीं हटाएंगे। क्या ट्रंप साहब की ये डिमांड जस्टिफाइड है इन योर ओपिनियन? नहीं जी, मेरे ख्याल में आई थिंक इसने एक जो सही चल रही थी, मज़ाकरात पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, उसमें मुश्किलात पेश हो गई हैं ये नाकाबंदी की वजह से। क्योंकि जब जैसे ईरान ने हॉर्मुज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि ठीक है हम जाने देंगे, खोल दिया हमने हॉर्मुज़ स्ट्रेट, तो फिर ये नाकाबंदी रखना और ईरान के तरफ से सिर्फ ईरान को टारगेट करना उसका, तो दिस इज हॉस्टाइल एक्ट और इट वाज कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ द सीज फायर, कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट जो हमने इस्लामाबाद टॉक्स में करवाया। तो ये अगर जारी रखेंगे मेरे ख्याल में इसके ऊपर ये मुज़ाकरात टूट सकती हैं इस तरह की हरकतें करने से। तो मेरे ख्याल में ये अगर इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात होते हैं उसमें ये ज़रूरी होगा कि ना सिर्फ सीज़ फायर का वक्फा एक्सटेंड किया जाए, पर ये जो हॉर्मुज़ की स्ट्रेट की अगर कोई सलूशन होती है तो दोनों तरफ को, ईरान को और अमेरिका दोनों को कहना होगा ये नाकाबंदी उठाई गई है। दिस विल बी एसेंशियल प्रीकंडीशन टू कीप द टॉक्स गोइंग in my view. खालिद सर, how do you see this ट्रंप साहब की ये डिमांड in your opinion? देखिए, वो बार्गेनिंग लिवरेज ही है बुनियादी तौर पर, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये हॉस्टाइल एक पोस्चरिंग है बुनियादी तौर पर। चाहे आप बार्गेनिंग के लिए कर रहे हो लेकिन आप लूज बहुत कुछ करते हैं। ये जो कंफर्ट लेवल होता है ये रातों रात नहीं आता है। जब पाकिस्तान में भी मुज़ाकरात हो रहे थे तो ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे दिन जब यहाँ पे डेलीगेशन पहुंच गए थे तो एक प्लेजेंट सरप्राइज इसलिए था कि जब इस तरह की जंग होती है तो उसके अंदर एक कूलिंग पीरियड होता है। कूलिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि आप इवैल्यूएशन करते हैं अपने प्रॉब्लम्स की, अपने चैलेंजेस की, अपनी स्ट्रेंथ की, दुश्मन के नुकसान की, अपने नुकसानात की कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, फिर आइंदा के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अगर ये सीज फायर ब्रेक हो गया तो मेरे पास ये स्ट्रेंथ होगी, मैं ये अभी भी वेपन्स मेरे पास हैं। तो उस इवैल्यूएशन से फौरन पहले ही ये जंग बंद होने के फौरन बाद ही डेलीगेशन यहाँ आ गए, तो कूलिंग पीरियड नहीं मिला था। अब 10 दिन 15 दिन जो गुजर गए हैं ऑलमोस्ट, जो जंग होने वाले हैं, जो सीज फायर दोबारा खत्म होने की डेट आ गई है, तो आई थिंक रियलिज्म सेट इन कर गया होगा या कर जाना चाहिए था दोनों तरफ से कि ये नुकसान हुए हैं। ईरान ने भी बहुत नुकसान उठाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ईरान ने एक न्यू फाउंड रेलेवेंस, एक न्यू फाउंड बार्गेनिंग लीवरेज भी हासिल किया है बाय
उसने इसराइल को डिस्ट्रक्ट किया, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जो पिछली जंग की निस्बत बहुत ज्यादा था। मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ, काफी डिटेल्स में टाइम लग जाएगा। नंबर 2, आपने देखा उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कामयाबी से बंद किया। 47 साल से सिर्फ हम बयानात सुनते थे कि बंद करेंगे। तीसरा, आयतुल्लाह खामनाई ने शहादत से पहले कहा था कि मैं इस खित्ते में जंग फैल जाएगी, ईरान तक नहीं महदूद रहेगी, वो फैल गई। तो ईरान ने जो अपने निस्बतन ज्यादा वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल किए हैं एज कम्पेयर टू अमेरिका, अब अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है। वो सुपर पावर है, सबसे बड़ी मिलिट्री है, उनको एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, वॉर ट्रॉफी मिलनी चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डी रेलिंग ऑल टॉक्स के ये अमन से ही हम जाएं, सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन करते वक्त, ये शॉर्ट टर्म ग्लोरीफाई करने के लिए एक लॉन्ग टर्म एक सारा दोबारा हॉस्टेज बन जाए जंग की, उस पर बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। ट्रू। मुनीर से ट्रम्प साहब का भी एक बयान आया है कि जल्दबाजी में कोई डील नहीं करूंगा, मेरे पर कोई दबाव नहीं है। तो इस वक्त डील की ज्यादा जरूरत ट्रम्प को है या ईरान को है? ये जरूरत दोनों को है। इसीलिए वो जो हमारी जो मीडिएशन एफर्ट्स जो मानी गई हैं और सीज फायर माना गया है इस्लामाबाद में, पहले राउंड जो के लिए दोनों डेलीगेशंस आई हैं, ये नज़र आता है दोनों को चाहिए कि ये जंग बंद हो जाए और कोई मुआहदा हो जाए। पर दोनों को ये भी चाहिए कि जी जो कुछ मुआहदा होगा उसमें अब उनकी जो नेशनल प्राइड है, जो इज़्ज़त हो नेशनल, वो प्रिजर्व की जाए। तो उसके लिए एक जिसे कहते हैं विन विन सिचुएशन ढूंढनी होगी कि जिसके तहत दोनों पार्टी समझें कि हमारा कुछ फ़ायदा हुआ है ये मुआहदा करने में। और मेरे ख्याल में ये जल्दी में मुआहदा तो नहीं हो सकता है। इसको मेरी नज़र में स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले सीज फायर करवाया, बहुत अहम अचीवमेंट थी पाकिस्तान की कि सीज फायर करवा दिया। दूसरा जो पहलू है उसमें मेरे ख्याल में कुछ जो बड़े मसले हैं उन पे कुछ अगर सीज फायर का एक्सटेंशन हो जाए, ये नाकाबंदी का जो मसला है इसको हल किया जाए, और तीसरा न्यूक्लियर के ऊपर कोई फ्रेमवर्क बनाया जाए फॉर फर्दर नेगोशिएशन, क्योंकि न्यूक्लियर की मसले हैं बहुत पेचीदा हैं, बहुत डिटेल्ड उस पर डिस्कशन करनी होगी। तो न्यूक्लियर और सैंक्शंस के जो मसले हैं उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अगर बन सकती है तो उसको हम इस वक्त कर सकते हैं, और फिर बाद में डिटेल्ड एक्सपर्ट लेवल नेगोशिएशंस जारी हो सकती हैं इन मसलों को हल करने के लिए। खालिद सर, आर यू होपफुल कि ये जो राउंड 2 है मुज़ाकरात का, ये सक्सेसफुल रहेगा? देखिए, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वहां से भेजे हैं, कह रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन रवाना हो गया, दिस इटसेल्फ सिंबलाइजेस कि वो पुरुमीद हैं और जो स्मूथनिंग आउट काफ़ी हो चुकी है। ज़ाहिर है थोड़े बहुत इरिटेंट्स, इतनी ज़्यादा हॉस्टिलिटी जिसके अंदर एक तरफ सुपर पावर हो, एक तरफ ईरान जैसा मुल्क हो जिसपे इतनी सैंक्शन लगी हो, तो डेफिनेटली इरिटेंट्स तो होते हैं। और वही मैं भी कह रहा था और मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे थे कि ऐसी चीज़ तरफ नहीं जाना चाहिए कि तमाम का तमाम सिस्टम डीरेल हो जाए, नंबर 1। लेकिन अभी मुझे पॉजिटिव ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन चला गया है, लेकिन ईरान भी चाहता है कि उसको लीवरेज आने से पहले मिले। ये ना हो कि ये जो ब्लॉक, और वो जस्टिफाइड है कहने में कि आप ब्लॉकेट हटाएं, बिकॉज वो एक्ट ऑफ वॉर है। अगर सीज फायर करनी है तो फिर और कंप्लीटली सीज फायर होनी चाहिए। एटलीस्ट ट्रस्ट डेफिसिट के साथ तो चीजें नहीं आप कह सकते ना कि ट्रस्ट भी बिल्ड होना चाहिए, दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती। तो मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूं कि आई एम श्योर पाकिस्तानी हुकूमत ने, मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत काम किया पिछले हफ्तों के अंदर, एक ट्रस्ट बिल्ड किया है, कंफर्ट लेवल बिल्ड किया है, सीज फायर किया है। तो आई थिंक इसको वैल्यू एड तो तभी होगी, इसको मीनिंगफुल एग्रीमेंट की तरफ चला जाए, और अगर खुदा न खास्ता कोई डिले है भी तो कम से कम सीज फायर एक्सटेंड हो ताकि स्पेस मिलती रहे दोनों साइडों। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी खसूसी ट्रांसमिशन। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 365 न्यूज़ की ईरान अमरीका मुज़ाकरात राउंड 2 के हवाले से खसूसी लाइव ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी कशीदगी के तनाज़ुर में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अपनी टीम भिजवाने से इनकार के बाद पाकिस्तान ने अपनी सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी हैं। चंद घंटे कबल ही डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से रब्ता हुआ, जिसमें इस्लामाबाद टीम भिजवाने के हवाले से दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है। दूसरी जानिब CNN ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में यह दावा कर दिया है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस मुज़ाकरात के अगले राउंड में शिरकत के लिए कल
यानी 21 अप्रैल को इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे, जबकि मुज़ाकरात 22 अप्रैल से शुरू होंगे। दिलचस्प बात यह है कि 22 अप्रैल से कबल ही ट्रंप को ईरान के साथ किए गए मौजूदा सीज फायर की मुद्दत में तोसी का फैसला करना है। पाकिस्तान के लिए सालसी का चैलेंज मजीद इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अब ईरानी क़यादत मुसलसल अमरीका पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। क्या मुज़ाकरात का राउंड 2 वाकई नतीजा खेज साबित होने जा रहा है और इस रिकॉर्ड की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? इस हवाले से हमें स्टूडियो में 365 न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी काशिफ रफीक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि हमें वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी कोकब साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद हमारे तीसरे गेस्ट हैं। काशिफ सर विद योर परमिशन, जाहिद सर विद योर परमिशन, मैं कोकब साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी कि क्योंकि CNN ये स्टोरी ब्रेक कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि JD वेंस जो है कल किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुँचेंगे और मुज़ाकरात का जो अगला राउंड है वो 22 अप्रैल से होगा। आपकी क्या खबरें हैं इस हवाले से? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो, और आपके गेस्ट जो दीगर गेस्ट हैं उनको मेरा सलाम। JD वेंस की रवानगी पहले तो सदर ट्रंप ने इस हवाले से उसमें थोड़ा सा शक व शुबहात का शिकार हो गई थी यहाँ से, कि जब उन्होंने कहा कि उनकी सिक्योरिटी खदशात हैं और वो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही इसको इबाम को दूर कर दिया और उन्होंने कहा कि वो जाएंगे। उनकी रवानगी के हवाले से भी बाज़ इतलात ये थी कि वो चले गए, बल्कि बाज़ रिपोर्ट्स ये थी कि वो पहुंच गए, टच डाउन हो गया। अब आप जो CNN को कोट कर रही है वो खबर मेरी नज़र से नहीं गुजरी। मेरे सामने जिस वक्त है, मैं केनेथ रॉथ है, ये एक जर्नलिस्ट है, इनका मैं ट्वीट देख रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि वो पहुंच गए। तो दोनों सूरतों में अगर फर्ज करें JD वेंस आज किसी वक्त इस्लामाबाद पहुंचते हैं या कल सुबह पहुंचते हैं, दोनों सूरतों में मुज़ाकरात का आगाज तो जाहिर है उसी वक्त को जब वो पहुंच जाएंगे। और फिर सबसे अहम बात ये कि ईरान का डेलीगेशन भी पहुंच जाएगा। इसी दौरान सदर ट्रंप का एक ये बयान भी आया, वो अभी कुछ देर पहले मैंने देखा, फॉक्स न्यूज से उन्होंने बात की, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज मुआहिदा हो जाएगा। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी मुतजाद इत्तलात है और सब कुछ कितना ज्यादा गड़बड़ हुआ है। JD वेंस का वहां पहुंचना, ना पहुंचना, ईरानी डेलीगेशन की आमादगी या मशरूत आमादगी, और फिर किस दिन मुआहिदा होना है, मंगल को, या जैसे कि सदर ट्रंप ने कहा पीर, जाहिर है कि वो तो उसका इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि जिस टाइम जोन में हम लोग हैं, सदर ट्रंप है, उसमें तो अगर कल सुबह 9 बजे तक पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक मुआहिदा नहीं हुआ तो फिर वो आज वाली बात तो दुरुस्त साबित नहीं होगी। तो अभी भी बहुत हेजी है पूरी की पूरी पिक्चर, क्लैरिटी थोड़ी सी कमी है। काशिफ साहब, आपकी क्या इतलात है? क्या JD वेंस साहब आ जाएंगे, मुज़ाकरात का राउंड 2 होगा, और क्या ईरानी क़यादत जो है वो भी आएगी या नहीं आएगी? बिकॉज सिचुएशन इज क्वाइट अनसर्टन राइट नाउ। अच्छा देखिए, ये सिचुएशन जो सी है वो अनसर्टन नहीं थी। जिस वक्त फील्ड मार्शल साहब 3 दिन का दौरा करके आए, ईरानियन रजीम ने अपनाए हुर्मस खोल दी, उसके जवाब में ट्रंप साहब ने शुक्रिया कहा, लेकिन उन्होंने अपनी नाकाबंदी खत्म नहीं की। Exactly. अब वो अपनी नाकाबंदी खत्म क्यों नहीं करना चाहते? उनको ये गुस्सा है कि ईरान के खिलाफ जो जंग उन्होंने शुरू की उसमें नेटो के ममालिक जो हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे थे, यूरोपियन ममालिक उनको डिफेंड नहीं कर रहे थे। अब वो नाकाबंदी से नुकसान उन ऑयल के इम्पोर्टर्स कंट्रीज को है, जिसमें यूरोप भी है, सब कॉन्टिनेंट भी है, जापान भी है। एक तो ये मामला था। अब जिस वक्त ये सारी मामला तय हो गए, चीज़ें आगे चल पड़ी, राउंड 2 की बातें हो गई, पूरा रेड जोन जो है वो सील कर दिया गया, एक्सटेंडेड रेड जोन भी सील कर दिया गया, और तमाम जो 50,000 के करीब सरकारी मुलाजमीन हैं जो रेड जोन के एरिया में काम करते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम का कह दिया गया। हर चीज़ का मतलब कि हम पाकिस्तान सालसी के लिए और चीज़ें तैयार थी 100%। लेकिन 20 अप्रैल को सुबह, जैसे 19 अप्रैल से 20 अप्रैल डेट चेंज हुई, 12:23 पे ट्रंप साहब ने एक ट्वीट दाग दिया। उन्होंने कहा जी हमने एक कार्गो शिप जो है वो तहवील में ले लिया है और ये नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी थी। उसके बाद ईरानियन रजीम ने कहा कि आप तो हमें धौंस धमकी दे रहे हैं। Exactly. अब सवाल ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं फील्ड मार्शल आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप दुनिया को कह रहे हैं हम अमन का मुआहदा करना चाहते हैं, ईरानियन आपके साथ टेबल पर बैठ गए, 47 साल का तनाज़ा हल करना नहीं हुआ, उसके बाद आपने उनकी लीडरशिप ईरान की जो थी उसको असैसिनेट कर दिया, उसके बाद सारी दुनिया कह रही है कि आप मुआहदा करें। आप जब सो के उठते हैं आप एक जो है वो ट्वीट कर देते हैं और उसके बाद ईरानियन जो से हैं वो देखते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो उन्होंने सालिस के तौर पे पाकिस्तान को बताया कि आपने वायलेशन की अपनी टॉक्स की। जब अपनाए हुर्मस खुल गई थी तो नाकाबंदी भी खत्म होनी चाहिए थी। उसके बाद आज दोपहर को जब फील्ड मार्शल साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, रॉयटर्स ने रिपोर्ट की है, वो उसमें उन्होंने कहा कि आपके और ईरान के मुआहदे में हर्डल जो है वो नाकाबंदी है। अब ट्रंप साहब जो है वो इस बात पे कंसिस्ट है कि जी आप मुआहदा साइन करें तो हम नाकाबंदी खत्म कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2 उनका कहना यह है कि अगर डील नहीं होती, एग्रीमेंट साइन नहीं होता, देखिए सीज फायर है 21 अप्रैल तक,
21 अप्रैल तक सीज फायर है और एग्रीमेंट साइन होने की डेट है। अगर नहीं होता तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम शायद सीज फायर की डेट को एक्सटेंड ना करें। ये एक और नया थ्रेट उन्होंने शुरू कर दिया। सो मैं समझता हूं कि इतने बड़े तनाज़े को जिसमें आधी दुनिया स्टेक पे लगी हुई है और आप इस तनाज़े को हल करना चाहते हैं, अपनी अमेरिकन कौम को खुशखबरी देना चाहते हैं, उसको ईज आउट करना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा ट्विटर पे हाथ हल्का रख लें। जो आपने वो सोशल मीडिया का जो भी उनका ट्रूथ का सोशल नेटवर्क है उसको हाथ हल्का रख लें। आप मीडिया के सामने अपीयरेंस कम कर दें। अब खुद ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जेडी वैंस जाएंगे और कल तक मुआहदा हो जाएगा, और उसके बाद ये भी उनकी ख्वाहिश है कि मुआहदा होने के बाद वो ईरानियन रजीम से मिलना चाहेंगे। भाई वो आपसे क्यों मिलेंगे? आपका बिहेवियर जो है वो ऐसा है ही नहीं कि आप एक बड़े कंट्री को कर रहे हैं। अब आप ये भी सफाइयां दे रहे हैं कि इसराइल ने उनको नहीं उकसाया ईरान की जंग में कि ईरान के ऊपर अटैक करने के हवाले से। ट्रंप का अपना ही गेम था ना, सारा किया धरा आपका था। अब कभी आप अपने दामाद को कुशनर को बुरे इल्जाम ठहराते हैं, कभी आप विटकॉफ को बुरे इल्जाम ठहराते हैं, कभी आप अपने जर्नैल जो हैं वो सैक कर देते हैं, कभी आप कहते हैं कि हमें मुआहदे की तरफ जाना चाहिए, कभी आप कहते हैं कि ईरानियन कौम बड़ी अच्छी है, उसने बड़ा दिफा किया। अच्छा, अब कोई पॉलिसी नहीं है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह कि मिड टर्म इलेक्शन है 3 नवंबर को, वहां पे वो बहुत बड़ा प्रेशर है इनके ऊपर। 27 अक्टूबर से पहले इसराइल में जनरल इलेक्शन है, वो बहुत बड़ा प्रेशर है नेतन्याहू पे। सो ये पॉलिटिकल गेम को सेटल करने के लिए ये सारा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया गया। एंड उनकी ख्वाहिश एक है कि ईरान की रजीम साइन करे और वो कहे लोगों को ईरान ने एटमी टेक्नोलॉजी या एटमी वॉर जो भी सिस्टम है उसको लेने से इनकार कर दिया, बनाने से इनकार कर दिया है, इसलिए वो ईरान के साथ मुआहदा करने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं जनरल साहब को भी इसमें डिस्कशन में लाती हूँ। जनरल साहब, ये ट्रंप साहब क्या चाहते हैं कि पहले नाकाबंदी हो, उसके बाद वो कोई ये जो कंडीशंस हैं इस पे साइन करेंगे? ये ट्रंप साहब चाह क्या रहे हैं? बड़ी कंफ्यूज पर्सनैलिटी नजर आ रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नो सुजैन, ही इज नॉट कंफ्यूज्ड। उनके ऑडियंस बहुत ज्यादा है। नंबर 1, अमेरिकन इलेक्शन है, वी ऑल नो दैट, उस पर बहुत बात हो चुकी है। वो अमेरिकन को एड्रेस कर रहे हैं कि आई एम कॉलिंग द शॉट्स, आई एम इन कंट्रोल। उन अमेरिकन को वो एड्रेस कर रहे हैं जिन्होंने 60% ने डिसअप्रूव कर दिया। आज तो उन्होंने इन सर्वेज को भी कहा कि 2020 के इलेक्शन की तरह ये भी एक फेक सर्वेज है, झूठे सर्वेज है, ऐसे है नहीं, बट इट इज फैक्ट। पीपल आर नॉट हैप्पी। हमने खुद न्यूयॉर्क की सड़कों पे फंड पीपल नॉट बॉम्ब्स के शर्टें पहने हुए लोगों को देखा है और दे आर अगेंस्ट इट। वो प्रिटर्ब्ड है कि हमारे जो डॉलर्स हमारे ऊपर मेगा का जो प्रोजेक्ट था उस पे हमारे ऊपर लगने थे और आप इस वॉर में लगा रहे हैं। दैट टू वॉर फॉर इजराइल। सबको अमेरिकन को पता है। फर्स्ट टाइम अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थॉट में भी और नीचे भी अवाम के अंदर भी एक थॉट ने जन्म लिया है कि ये जो इजराइल है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है, नंबर 1। नंबर 2, एक यूनिलैटरल एक पावर है जी एज ऑफ नाउ। गो के एक ट्रांजिशनल पीरियड टू द मल्टीपोलैरिटी शुरू हो गया है, लेकिन वो पूरी दुनिया को बता रही है कि यार मैं जो चीज कर रहा हूँ, आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन चार्ज, आई एम द बॉस। तो वो उनको भी दिखाने के लिए कि मैं देखे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एक मैं टोटल बातचीत भी कर रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक ही जगह पे खड़े, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कमेंट्री इंटरनेशनल भी हो रही है और स्ट्रेटेजिक माइंड भी बोल रहा है और एनालिस्ट भी बोल रहे हैं, सब दुनिया बोल रही है, वो अगर ईरान को पलड़ा ऊपर नहीं है तो कम से कम इसके बराबर रख रहे हैं। और ऑफकोर्स हॉर्मज़ का जो स्ट्रेटेजिक चोकिंग की है उस स्ट्रेटेजिकली ईरान को काफी बैलेंस ला के खड़ा कर दिया। अगर ऊपर नहीं भी है तो बैलेंस जरूर है। बट हैविंग सेड दैट, दोनों पीस चाहते हैं नेगोशिएशंस के जरिए इस वॉर से। जनरल साहब, इस वक्त तो ईरान ने बड़ी एक क्लियर कह दिया है कि पहले नाकाबंदी खत्म करें फिर हम मुज़ाकरात में आएंगे, तो डू यू थिंक कि वो ये मनवा लेंगे अपनी बात? सुज़ैन, ये जब टेबल पे चीजें आ जाती है तो ये चीजें होती रहती है। दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेनन। एंड सर, फिलहाल तो बहुत कंफ्यूजन है कि क्या वो टेबल पे आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि अब सुबह से यही हो रहा है, कल से बल्कि, कि हम टीवी पे कुछ सुनते हैं, थोड़ी देर बाद कोई न्यूज़ चैनल कुछ और कह देता है। मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रही हूँ, तो बहुत अनसर्टन सिचुएशन है, यानी कि कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा कि कल क्या होने जा रहा है। देखिए, इस वक्त स्ट्रेटेजिक पैरिटी और थोड़ी सी ईरान के हक भी है मौजूदा टेबल। सिनेरियो 1, लेट्स से कि एस्केलेशन दोबारा शुरू हो जाती है फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, 4 days, 5 days, 1 week, उसके बाद का टेबल पे नई एनवायरनमेंट सेट करेगी। ये नहीं हो सकता कि अभी इसी डायलॉग और इसी देखिए ना, वॉर से पहले देयर वाज नो हॉर्मज़। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हॉर्मज़ तो नहीं था। आज हॉर्मज़ सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है और न्यूक्लियर उसके बाद डिस्कस हो रहा है।
कि पहले हॉर्मस खुलेगा तो फिर हम न्यूक्लियर पे जाएंगे, पहले न्यूक्लियर ही न्यूक्लियर। तो आप भी प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कह देते हैं कि मेरा न्यूक्लियर का इशू है। नहीं, आपका न्यूक्लियर का इशू नहीं, आप हॉर्मस बंद करके, आप ब्लॉकेट करके, आप न सिर्फ ईरान को बल्कि आप चाइना को भी मैसेजिंग कर रहे हैं, चाइना को भी इनडायरेक्टली। दैट्स व्हाई द प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना स्क्रैम्बल्ड इमीडिएटली, और उन्होंने बयान दागा है आज, आपने देख लिया होगा। जी जी बिल्कुल। दैट व्हाई दे आर, बिकॉज़ दे आर स्क्वीज्ड, दे आर बीइंग स्क्वीज्ड। तो आप बहुत सारे काम करना चाह रहे हैं, ईरान को भी, और इन दोनों ने इस नतीजे पर तो ये पहुंच चुके हैं कि जो मिलिट्री एप्लीकेशन थी, जो एस्केलेशन थी, दैट हैज, उसने एंड गेम नहीं दी, उसने चेकमेट नहीं दिया। दैट्स व्हाई इट हैज ट्रांसेंडेड टू द डायलॉग। तो करेंगे, डायलॉग प्रोसेस इज इंटैक्ट। दे आर लकी कि पाकिस्तान इज द मीडिएटर, इसके अंदर मेडिएशन कर रहा है, और पाकिस्तान इसको न सिर्फ प्रोसेस को एस्टेब्लिश किया है, पाकिस्तान इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और आगे भी लेकर चल रहा है। फॉर दैट मैटर कोई और कंट्री होती तो अभी तक तो वो कहती कि यार बड़ा मुश्किल है, दोनों बहुत फार अपार्ट, इतनी दूरी 47 इयर्स की नजदीक लाए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ये प्रोसेस में चला जाएगा। डील होती है या नहीं होती वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त दोनों एक्सट्रीम्स हमें नहीं करनी चाहिए। ये भी नहीं कहना चाहिए कि डील डन है और कंप्लीट होगी, और ये भी नहीं कहना चाहिए कि डायलॉग कोलैप्स हो रहा है। प्रोसेस इज इंटैक्ट, इवॉल्विंग सिचुएशन है, मूविंग फॉरवर्ड इन अ राइट डायरेक्शन, ये चीजें ओवरकम हो जाएंगी, कोई बिग इशू। सही। कोकब साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो सीज फायर की एक्सटेंशन है, ये इसमें मतलब ये एक्सटेंड हो जाएगी, या आपको लगता है कि कल से खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है? बिकॉज वही मैं बार बार कह रही हूँ कि सिचुएशन बहुत अनसर्टन है इस वक्त। एब्सोल्युटली। देखिए, और सदर ट्रम्प का माइंड रीड करना इस वक्त जो दुनिया के दुश्वार तरीन काम है उनमें से एक होगा, क्योंकि बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा दुनिया को अगर वो इस सीज फायर को एक्सटेंड कर देते हैं, और उस पर भी कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर बॉम्बिंग दोबारा से शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों काम हो चुके हैं। बॉम्बिंग भी हो चुकी है। अगर बॉम्बिंग नहीं हुई होती, हम किसी और प्रेसिडेंट के दौर में होते, क्योंकि गुज़िश्ता 47 वर्षों में किसी सदर ने इस तरह से ईरान पर हमला नहीं किया। चूंकि ट्रंप ने वो रुकावट अबूर कर ली है, सदर ट्रंप ने, उन्होंने हमला कर दिया है, इसलिए एक बार उनका हमला, एक बार उसको फिर भी रिपीट भी किया जा सकता है। इसी तरह से उन्होंने माजी में डेडलाइंस को भी आगे बढ़ाया है, तो उनकी डेडलाइंस भी फ्लेक्सिबल हैं। अब देखिए, ये वाली डेडलाइन क्या ये रेत पे लकीर है या पत्थर पे लकीर है, इसके बारे में बहुत बहुत दुश्वार है कुछ भी कहना, क्योंकि जिस तरह से सदर ट्रंप की जो फैसला साजी अब तक रही है उसमें हमें दोनों बातें नजर आई हैं। उसमें हमें सख्ती भी नजर आई है, उसमें हमें नरमी भी नजर आई है। जिस तरह अमेरिकन यहाँ पे इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, स्टिक एंड कैरेट, दोनों चीजें हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्द अज जल्द कोई ऐसे मुस्बत इशारे नजर आए जिससे ये लगे कि मामला जंग के बजाय अमन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, जो फैक्टर होते हैं, उनको अगर हम मद्देनजर रखें तो ये मामला इस वक्त अगर हम कहें कि 50-50 पे आकर रुका हुआ है, तो बहुत जल्द इसको इस जोन से निकल के 60-40, 70-30, 80-20 में जाना चाहिए, ताकि ये नजर आए कि जो प्रेडिक्शंस हैं वॉर की वो कम होती जा रही हैं और पीस की और निगोशिएशंस की ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। सही। और सर, यूएसए में इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स हैं लाइक ट्रंप को लेके? बिकॉज एवरी डे एक नया बयान है, ट्रूथ हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, या वो चाहे मीडिया के सामने आके कुछ कहें, तो लोग वहां पे इनको कैसे देख रहे हैं? क्या उनके लिए ये ग्रेट प्रेसिडेंट है, या उनके लिए भी अब एक नॉर्मल इंसान बन गए हैं जो कभी भी आके कोई भी बयान दे देते हैं? देखिए, ट्रंप नॉर्मल किसी भी लिहाज से अमेरिकन की नजर में नहीं है। पीपल ईदर लव हिम और हेट हिम। इस वक्त उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो काफी नीचे चली गई है, और जो किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट के लिए इतना अच्छा नहीं होता। ईरान की जो जंग है उसमें बहुत ज्यादा यहाँ के लोग उनको गेज नहीं कर रहे हैं, और ये रिवायती तौर पर रहा है। अमेरिकन बहुत ज्यादा फॉरेन पॉलिसी में, जितनी पाकिस्तान में एक बहुत ही दिलजमई से लोग फॉलो करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, देखते हैं, सुनते हैं, उस पर राय देते हैं, जज्बाती वाबस्तगी भी हो जाती है पाकिस्तानियों की फॉरेन पॉलिसी में। जाहिर है पाकिस्तान बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व है और एक बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। अगर ऐसा नहीं भी होता तब भी पाकिस्तानियों की एक बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती है। अमेरिकन इस वक्त ईरान जंग के हवाले से जो उनका सबसे बड़ा उनके लिए जो इस वक्त मसला बना हुआ है वो है पेट्रोल प्राइसेस, जिसको यहाँ गैस कहा जाता है। और जाहिर है जब गैस प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो महंगाई हर चीज में बढ़ जाती है। तो उस लिहाज से जाहिर है वो लोग भी यहाँ पर इस बात पे बहुत ज्यादा मुतमन्नी है, इस बात के कि जल्द अज जल्द इसका कोई तस्फिया हो, मसले का हल निकले। लेकिन ईरान की जो ओवरऑल पॉलिसी है 47 वर्षों से जो अमेरिका की रही है, अमेरिकन उस बारे में बहुत ज्यादा जज्बाती वाबस्तगी उनकी नहीं है
उमूमी तौर पर भी वो फॉरेन पॉलिसी में इतना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते। इस दफा बहुत कुछ ज्यादा दिलचस्पी देखने में इस वजह से आ रही है कि गैस प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और अभी तक के जो सर्वे के नतीजे हैं वो मनफी हैं सदर ट्रंप के लिए। सही। काशिफ, आपकी तरफ आऊंगी। जनरल साहब से पहला क्वेश्चन, मतलब पहला तो नहीं, अब आगे भी मेरे जहन में एक ऐसा सवाल है कि जनरल साहब, ये मिसट्रस्ट जो कोकब साहब ने डिफाइन किया इस वक्त, डू यू थिंक कि आने वाले जो मुज़ाकरात हैं, ये मिसट्रस्ट इसमें खत्म हो जाएगा या मजीद मुज़ाकरात होंगे या बहुत टाइम लगेगा? देखिए, अगर ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क भी इस्टेब्लिश हो जाता है, डायलॉग देखे ना, अब होगा क्या कि ईरान अभी फिलहाल तो हुर्मुज़ को कार्ड के तौर पे यूज कर रहा है और इसको यूज भी करेगा, थोड़ा सा उसकी लिबर्टीज भी लेगा, फायदे भी लेगा। फिर आगे न्यूक्लियर को उन्होंने यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर के जो रिच मटेरियल है किधर जाएगा, कैसे जाएगा, कितने टाइम फ्रेम में जाएगा, क्या होगा उन्होंने, और उसको इक्वेट करेंगे वो फ्रोजन एसिड्स के साथ, तो वो भी उसको अमेरिका ने रिलीज करना है। तो मिसट्रस्ट तो है, मिसट्रस्ट उसमें भी रहेगा कि रिलीज होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, किस टाइम फ्रेम में होंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग तभी कामयाब होगा जब ये ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिश हो और वो एक्शन से होगा। अनफॉर्चुनेटली जब टॉक्स हुई तो ये हुर्मुज़ की जो ब्लॉकेड है, दिस हैज क्रिएटेड अ सिचुएशन व्हिच इज नॉट गुड सिचुएशन। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो इस वक्त कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं जब इतनी ये प्रेशर रखूंगा तो आई विल बी able to accrue more better results on the table। ईरानियन जो है वो इसको क्योंकि इस वक्त ब्रिंक्समैनशिप और who blinks first वाली बात है ना, वो चल रहा है इस वक्त जी, कंटेस्टेशन चल रही है, डायलॉग होगा, बातचीत होगी, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चीजें। देखिए ना, पिछले 21 घंटे के बाद आज की सिचुएशन इज लिटिल डिफरेंट टोटली। इस डायलॉग का एस्टेब्लिश हो जाना ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेकिन जिस तरह से अबनाए हुर्मुज़ को पहले ईरान ने ब्लॉक किया, उसके बाद आके ट्रंप ने किया, और फिर जिस तरह से उनका बहरी जहाज, ईरान का बहरी जहाज ट्रंप ने हमला करके अपनी तहवील में लिया, इसके बाद किसका अपर हैंड आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये टेक्निकल सिचुएशंस हैं थोड़ी सी इस वक्त। तो अपर हैंड देखे ना, अपर हैंड में इसलिए नहीं कहना चाहूंगा किसी का कि किसका अपर हैंड है किसका लोअर हैंड, दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े। या तो बच हो जाए ना, अगला ब्रेक हो जाए कि अमेरिका की ये हरकत करने से ईरान के जी माफी चाहते हैं जी, बस गलती हो गई है तो आइंदा नहीं होगा, तो हम ये करते, तो फिर तो कर दिया। या ईरान के कहने पे कि मैं हुर्मुज़ नहीं खोलता हूँ, अमेरिका ने कहेगा कि जी अच्छा नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, तो ये तो कोई मानेगा नहीं। और वॉर के बाद भी जो मर्जी आप इसका एंड कर ले, जितना जबरदस्त डायलॉग हो जाए, जो भी हो जाए, तस्वीर भी हो जाए, दोनों नेशंस अपना अपना नोशन ऑफ विक्ट्री अपने अपने लोगों को, अपने अपने ऑडियंस को बताती रहेंगी, और बहुत फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बताती रहेंगी। फिर फिल्में बनेंगी, फिर किताबें लिखी जाएंगी, फिर किताबें पे हीरोइक एक्शन होंगे, फिर कैरेक्टर्स क्रिएट होंगे। तो दिस इज व्हाट इट हैपेंस। ये वॉर का कोई एंड ऐसा नहीं होगा कि ये इसका कि जी वो फ्ला विनर हो गया। देखें, एक चीज ये है कि ईरान की सॉवरेनिटी कायम है, ईरान ने अपनी फाइट शो की है। जिस वॉर को वो समझते थे अमेरिकन और इजराइलीज के वो 4 दिन में खत्म हो जाएगी, लोग उठ खड़े होंगे, जो ये रिजीम चेंज होती जाएगी, लीडर्स की कैपिटेशन हुई, पॉलिटिकल लीडर्स की, मिलिट्री लीडर्स की, वो मोज़ैक डिफेंस के साथ ऑलरेडी दे वर प्रिपेयर्ड, अपने स्कीम के साथ आए हुए थे। आज 50 दिन हो गए वॉर को, वॉर एंड नहीं। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस, और आगे भी रेजिस्टेंस भी मौजूद है। अगर अमेरिकन इसको और एप्लीकेशन करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस भी जारी रहेगी। दोनों का इधर नुकसान दोनों का उतना ही हो रहा है। बड़ी पावर्स का नुकसान ये नहीं होता कि कितने जहाज मारे गए या कितने, इट इज नॉट काउंटेड, इट इज दी क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिग स्टेट कि वो कितनी डैमेज होगी। आई थिंक दोनों का बहुत नुकसान हो गया और रीजन का और नुकसान हो जाएगा। और फायदा किसको होगा? द बिग स्पॉइलर, द एलिफेंट इन द रूम, इजराइल की मैं बात कर रहा हूं। वो तो चाहता है कि ये झगड़ा आगे बढ़े, और हो सकता है आज लेट्स से एक सुजैन, इफ यू अलाउ मी, और कोका साहब और काशिफ साहब भी इसको एनालाइज जरूर करें। अमेरिका आज कहता है जी मैं डायलॉग नहीं करता, बट आई एम लीविंग, आई एम गोइंग आउट ऑफ दिस वॉर, मैंने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। 20 साल ईरान सीधा नहीं हो सकता, फ्रोजन रखे अपने इनके अकाउंट्स और वो चला जाए। और उसके बाद ये फितना फिर भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक अरब इंट्रा अरब रीजनल कंटेस्टेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि वॉर ने, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ने ऑलरेडी एक सिचुएशन क्रिएट की। एग्जैक्टली। तो वो और ये और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा का और इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि वहां लड़ाइयां बड़े मुल्क आके लड़के चले जाते हैं। रशिया अफगानिस्तान से चला गया, अमेरिका इराक से चला गया, निकल गया, वापस चला गया, लेकिन पीछे सीड्स ऑफ फ्रिक्शन छोड़ जाते हैं। कि आईएसआईएस जन्म ले लेती है, कि तालिबान बन जाते हैं, कि क्या बन जाते हैं।
तो मुझे तो ये कंट्रोल क्यास लगता है। आज अमेरिका छोड़ के चला जाता है तो फिर ईरान के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, Exactly. अरब वर्ल्ड के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आपके और हमारे हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। यहाँ से एक नए फिनोमेना जन्म लेने शुरू हो जाएंगे। एवरी सेकंड थर्ड डे हम एक नई चीज, कभी ISIS बन रही है, कभी ISIL बन रही है, कभी जेश फलाम बन रहा है। इसी तरीके से जो जूइश जायनिज्म और हिंदू जायनिज्म है, ये अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसीज के साथ फैलते चले जा रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड बी ऑल एनकम्पसिंग देखना चाहिए। मैं तो इस पोजीशन से ज्यादा पोस्ट वॉर जो सिनारियोज है उनके बारे में ज्यादा वरीड हूं कि उनको पाकिस्तान संभालने की कोशिश कर रहा है कि वो आउटकम्स बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। काशिफ साहब, ये इतलात आ रही हैं कि ईरानी वफ्द आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे, आपकी क्या इतलात है? देखिए, तकरीबन 2 घंटे पहले तक ये इतलात थी कि जो रिक्वेस्ट की गई थी जिसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की जो इराक़ी साहब से गुफ्तगू हुई, उससे पहले जो फील्ड मार्शल साहब की ट्रम्प साहब से गुफ्तगू हुई, उसमें ये चीज़ें थी कि ज़ेरे गौर थी कि आप आएँ, टेबल पे बैठें, अपनी रिजर्वेशन जो है उसको रखें टेबल के ऊपर और चीज़ों को बैठ के एड्रेस करें ताकि चीज़ों को आगे लेके जाया जा सके। तो सीरियसली डिस्कशन में थी और मेरा ज़ाती ख्याल ये है मुमकिन तौर पे ईरान भी आएगा मुज़ाकरात के लिए और अमेरिकन वफ्द भी आएगा। कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, इनके बुध या जुमेरात तक आएगा, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जो हमें चीज़ें शेयर की गई, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हमें बताया गया, उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल तक जो है ना वो पाकिस्तान में और बिलखुसूस कैपिटल में जो सिचुएशन है वो इस तरह रहेगी कि कभी रेड जोन जुज़वी तौर पे, एक्सटेंडेड रेड जोन जुज़वी तौर पे खोल दिया जाएगा, कभी उसको बंद कर दिया जाएगा और कभी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। अभी भी जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो जुज़वी तौर पे जो हाई कोर्ट है जो रेड जोन में है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो रेड जोन में है, उनके केसेस को नॉर्मली वो ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफिस रेड जोन में है सरकारी, उनको वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है, पब्लिक की एंट्री वहाँ पे नहीं रखी गई है, अभी भी उसको सस्पेंड किया गया, जो कि 20 अप्रैल को थी वो 21 अप्रैल को भी सेम सिनेरियो में नोटिफिकेशन जारी किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। सो गुफ्तगू है और अल्टीमेटली चॉइस नहीं है। सही। 21 अप्रैल तक सीज फायर है, 21 अप्रैल के बाद सीज फायर कैसे एक्सटेंड होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। उसके बाद एग्रीमेंट की बात जो है वो बात की है, जो कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ है वो है अबनाए हुर्मस का, जिसको पहले ईरान ने ब्लॉक किया। अब अबनाए हुर्मस से की तरफ आने वाले जो शिप्स हैं उनको अमेरिकन जो है बेसिकली तो 2 ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, एक अबनाए हुर्मस और एक यूरेनियम इनरिचमेंट। देखिए, अगर अबनाए हुर्मस, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि यूरेनियम के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम तीसरे नंबर पे रख दें, अबनाए हुर्मस का जो मामला है कि ईरान जो चाहता है कि अगर आप वहाँ से हम वहाँ से कोई टॉल लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं तो ये हमारा राइट है। नायरा स्विस भी लेती है, बाकी दुनिया में लोग भी इस तरह की ले रहे हैं। कुछ बचा नहीं ना, आपने उनकी सारी क़यादत को शहीद कर दिया। दूसरी बात ये है कि अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस उनकी जो है वो लिफ्ट करनी पड़ेंगी आपको। आप जब एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक सैंक्शंस लिफ्ट करते हैं तो फिर भी ईरान को कुछ ना कोई ईज आउट मिलता है। सो मैं समझता हूँ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो मल्टी साइड से ना वो उनको झगड़ा हुआ है, उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने किस इशू को डिस्प्ले देना है और किस तरीके से मैंने करना है। उनको आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि उन्हें समझ नहीं आ रही। तो ये कोकब साहब, ये वाकई ट्रंप साहिब को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि कल तक उनके पास ये फेस सेविंग थी कि जी ये जितना कुछ हुआ है इसके पीछे इजराइल है। आज उन्होंने ये तक कह दिया कि जी इस जंग में मुझे इजराइल नहीं लाया, मैं खुद आया हूँ। तो ये क्या कंफ्यूजन है, ये जरा थोड़ा ये भी बताएं कि ये क्या कह रहे हैं ट्रंप साहब, ये सब कुछ अपने पे ले रहे हैं? देखिए, उनकी आज तक की पोजीशन तो ये है, हो सकता है जिस तरह से सदर ट्रंप बात करते हैं और खासकर इस जंग के हवाले से, कभी वो बिल्कुल कहते हैं कि पूरी की पूरी तहजीब को मिटा देंगे, कभी कहते हैं वो बात करना चाहते हैं। एक मौके पे तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान हमारे साथ ठीक ठीक चले तो उसकी जो माशी खुशहाली है हम उसमें भी किरदार अदा कर सकते हैं। और इस बात का जो नायब सदर हैं JD वेंस, उन्होंने भी अदा किया कि ईरान गोल्डन एज में जाना चाहता है या स्टोन एज में जाना चाहता है, इस तरह की बातें। तो देखिए, सदर ट्रंप अगेन द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन टू प्रेडिक्ट कि वो क्या कहेंगे आने वाले दिनों में। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उन्हें इजराइल ने इस जंग में नहीं धकेला, उनका ये कहना, तो ये पोजीशन तो उनकी कंसिस्टेंट है। उन्होंने माजी में भी कहा था, बल्कि एक मौके पे तो उन्होंने ये तक कहा कि मैंने इजराइल को आमादा किया कि इस जंग में हमें जाना चाहिए। लेकिन जो रिपोर्टिंग यहाँ हुई है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हिलरी क्लिंटन ने बात की, जॉन कैरी ने बात की, CIA के जो फॉर्मर एजेंट्स हैं वो बात करते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू मुतअद्दिद बार अमेरिका के मुख्तलिफ सुदूर से आकर ये कह चुके हैं कि हमें ईरान पर हमला करना चाहिए।
और उनकी बात सिर्फ सदर ट्रंप ने ही मानी। तो इस बात में तो जाहिर है इसको तो काफी शुबे की नजर से देखा जा रहा है कि जब सदर ट्रंप ये कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग हो रही है उससे ये पता चल रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के वजीर आजम है, उन्होंने ही खासा इस मामले में अपना उसका रसूख इस्तेमाल किया या अपनी जो उनकी सिफारतकारी है उसको इस्तेमाल किया, जो भी आप उसको नाम दे लें। लेकिन ये बात तय है, अब कल को सदर ट्रंप कोई बईद नहीं है कि कह दे कि हाँ कुछ इस तरह का मामला था, या फिर वो अपनी इसी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि सदर ट्रंप के बारे में कोई भी पेशिंगोई करना बहुत ही पुरखतर काम है। ट्रंप साहब तो अपने दामाद को जो सा है वो भी हद से तनकीद बना रहे थे, जिस वक्त उन्होंने कहा था ईरान में चेंज ऑफ रजीम हो गई है या ईरानियन बाहर निकले और चेंज ऑफ रजीम करें। जब ईरानियन बाहर नहीं निकले तो उन्होंने कहा जी मुझे तो मेरे दामाद ने, कुशनर ने और विटकॉफ ने और इन्होंने मुझे गाइड किया था कि हमें ईरान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, नहीं तो रातों रात वो एटम बम की तरफ चला जाएगा। एग्जैक्टली तो आप देखें ना, भी हुए और फिर अब आज तारीफ कर रहे हैं, कुशनर बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार है। सो मैं समझता हूँ कि शायद कंसिस्टेंट ऑफ माइंड जो है उनका थोड़ा सा इशू है। जनरल साहब क्या कहेंगे कि ट्रंप साहब को क्या किस तरह से कुछ समझाया जाए, क्या कहा जाए उनको कि आप जरा अपना सोशल मीडिया या आप थोड़े दिन कुछ जरा खामोश हो जाएं। अगर चीजों को जमहूरी तरीके से सॉर्ट आउट करना है तो फिर तो सोशल मीडिया पे खामोश होना पड़ेगा या मीडिया के सामने खामोश होना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए सुजैन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और उनकी पर्सनैलिटी की ये जो चीजें ये अटैच तो है इन डिफरेंट डोमेन्स, बट आई थिंक रियलिटी ये है कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रियलिटी ये है कि ही इज इन वॉर विद ईरान, वो वॉर जो पिछले 40-45 साल प्रेसिडेंट्स नहीं शुरू कर सके, इन्होंने शुरू की। तो ही इज अनऑर्थोडॉक्स, दिस इज द वे स्टेट क्राफ्ट इसलिए उनकी सही नहीं जा रही कि ही वाज इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो चर्चिल ने कहा था कि हिस्ट्री नो द हिस्ट्री विल गिव यू लॉट ऑफ लेसन्स फॉर द स्टेट क्राफ्ट। अगर वो हिस्ट्री से, कल्चर से, ईरान की स्पिरिट ऑफ करबला से वाकिफ होते तो कभी भी ये जंग इजराइल के लिए शुरू न कर। तो चीजें तो है बट रियलिटीज है ऑन ग्राउंड। अभी इसी के बीच में से आपको वेज एंड मीन्स। लेकिन सर ट्रंप को क्रेडिट लेने का भी बहुत शौक है, हर चीज का क्रेडिट होने चाहिए, उन्हें नोबेल पीस अवार्ड भी चाहिए, क्रेडिट भी चाहिए। अब आपको लगता है पॉलिटिशियन की सुलेम, ये तो हर पॉलिटिशियन की ख्वाहिश होती है ना, लेकिन इनकी कुछ ज्यादा ख्वाहिश है कि फटर होता है क्रेडिट, कि वो हर चीज को क्रेडिट उसने लेना है। और अमेरिका में मैं रहा हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है, बिन देयर इन द सेनेट काम फॉर 2 years। वहां पे भी जब विक्ट्री होती है तो पॉलिटिशियंस लेते हैं उसको, और खुदा ना खास्ता फेलियर्स होते हैं तो वहां पे भी दे पुश इट टू दी मिलिट्री। आपको याद होगा जब मैक्रिस्टल को सैक किया गया था अफगानिस्तान वॉर के अंदर, सिर्फ उन्होंने कहा था कि हमें लोगों को अप्रोच करना होगा, हमें वी विल हैव टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, एक मिलिट्री कमांडर ने कह दिया था। तो आपने उनको सैक कर दिया। अभी ड्यूरिंग दी वॉर अगर आपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए, जनरल ग्रीन को सैक किया, जनरल जॉर्ज को सैक किया, एंड ग्रीन वाज वो जो इनके चर्च यानी कि रिलीजियस जो इनकी डोमेन है उसके बॉस थे। और उससे पहले आने से पहले इन्होंने वो जो चेयरमैन जॉइंट थे उनको इन्होंने रिमूव किया, जनरल ब्राउन को। अभी भी दे हैव सीरियस इश्यूज, और वो विक्टिम फिर मिलिट्री बनती है वहां पे, और उस पर फेलियर भी डाल दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल किए। अभी देखिए इंटेलिजेंस ने भी इनको इनपुट दी कि देयर इज नो इमिनेंट थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मिलिट्री की रिकमेंडेशंस भी थोड़ी सी डिफरेंट थी, बाकी तो मिलिट्री पे ऑर्डर पे अपना काम कर देती है। तो ही इज लाइक दैट, वर्ल्ड विल हैव टू लर्न टू डील विद हिम। डोंट यू थिंक कि ट्रंप साहब को ये क्रेडिट लेना चाहिए कि मैंने ओबामा से भी अच्छी डील कर ली ईरान के साथ, और मेरा ये क्रेडिट है ताकि वो कल को टीवी पे आके करें, वो बात करें। सुजैन अगर वो इन्होंने करनी, दिस वॉर वाज टू हैपन। जिनेवा में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर के ऊपर ईरान ऑलमोस्ट जीरो एनरिचमेंट पे चला गया था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, अगर वो डील उसी वक्त कर लेते तो ही वुड हैव क्राफ्टेड अ मच बेटर एंड स्ट्रॉन्गर नोशन ऑफ विक्ट्री। इसको ये मिड टर्म में इतनी प्रॉब्लम्स ही ना हो रही होती। ये जो अमेरिका का जो सेंटीमेंट है ये इनको प्रॉब्लम ही ना हो रहा था, इनको मीडिया से इनको लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ रही हो रही थी। लेकिन उन्होंने ये वॉर करनी थी। अब वो बैकग्राउंड जो भी है, देखिए ना, ये तो सारे वो एप्स्टीन है या जो भी है, मैं तो उसमें नहीं जाना चाहूंगा, मैं तो रियलिटी देखूंगा कि दे आर इनटू वॉर। इन्होंने पूरा अपना स्टेक पे लगा दिया है, अपना जो क्रेडिबिलिटी ऑफ अ बिग स्टेट है, स्टेट पे लगा दिया। अभी देखे ना, आज ब्लॉकेट किया हुआ है, लेट्स से कल एस्केलेशन होती है, ब्लॉकेट में से एक शिप भी हिट हो जाता है। सी का कंट्रोल इनके पास इस वक्त उस तरह नहीं है। सी की डिसरप्टिव मूवमेंट जरूर कर सकते हैं, डिसरप्शंस कर सकते हैं, 100% कंट्रोल में नहीं है उनके।
इसी तरीके से बाबुल मंदब में कल को डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उसी से कर देते हैं, 20% ट्रेड यहाँ पे चौक है, 10% वहां पे चौक हो जाएगा, तो पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म क्रिएट हो जाएगा। तो आई थिंक दे विल हैव टू वाइंड इट अप। और ईरान के पास भी ये ऑन द अदर हैंड, ठीक है, बहुत हम उनकी तारीफ करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन वहां पे भी तो स्क्वीज हो रहे हैं, वहां पे भी तो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल लीडरशिप के आपने बयानात में थोड़ा सा देखा होगा, थोड़ा सा फर्क आ रहा है। वहां पे भी ह्यूब्रिस एक चीज है। यस, 93 मिलियन लोग खड़े हो गए हैं इसके पीछे, लेकिन उससे पहले भी कोई दूध शहद की नहरें तो नहीं बह रही थी ईरान के अंदर, पीपल वर ऑन द स्ट्रीट्स, और उनको रिव्यू करना पड़ेगा अपना हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो वॉर की है, तो वहां पे भी इतने आइडियल सिचुएशन नहीं थे। 15 साल चाहिए अब इनको अपनी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। 276 मिलियन डॉलर्स का तो तेल रोजाना अगर रुक गया वहां से इनका जाना मिलियन डॉलर्स का, तो और स्क्वीज हो जाएंगे। 120 बिलियन डॉलर आपके पहले फॉरेन एसेट्स में पड़े हुए। तो आप एक लंबी आइसोलेशन में आप रहे, आपने भी तो फ्रेंड्स नहीं क्रिएट किए ना, थोड़ी सी रियलिटी में रहना चाहिए। बिल्कुल रियलिटी रियलिटी इज ऑन द ग्राउंड। ये नहीं है कि दोनों बड़े कंफर्टेबल जोन में थे। जनरल साहब, आपकी हाई होप्स है इस राउंड से, अगर मैं आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूं? देखिए, अगर सुजैन इस फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश हो जाता है, यस आई हैव वेरी गुड होप्स कि इस फ्रेमवर्क अगर हो जाता है, बाकी जो न्यूक्लियर की चीजें हैं, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अमेरिका को शक यही रहता है ईरान के ऊपर कि ये टाइम लेता है और फिर परसू करता रहता है इसको इनरिच करना। लेकिन अगर अमेरिका कह रहा है कि जी मैंने ऑब्लिटरेट कर दिया, सारा कुछ कर दिया, 20 साल नहीं सीधा हो सकता, तो वो उस पर फिर कायम रहे, तो फिर 20 इयर्स की अगर डील हो जाए तो आई थिंक विन विन सिचुएशन हो सकती है। ईरान भी इस वक्त चाहेगा, उसको चाहिए, उसकी लीडरशिप कैपिटेशन बहुत हुई है, इंटेलिजेंस इतनी इंग्रेस है उसके अंदर, मुसाद की, और ये उसने बहुत चीजें अपनी ठीक करनी है, और रीसेट चाहिए उसको मिडिल ईस्ट के अंदर। तो आई थिंक आई एम वेरी होपफुल, अगर फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी विक्ट्री है, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग साथ साथ चलता रहे। सही। कोकब साहब, क्या वाशिंगटन में ये सेंस पाई जा रही है कि ये जो राउंड 2 है ये बड़े अच्छे से हो जाएगा, राउंड 3 नहीं होगा, और ये जो जंग है ये खत्म हो जाएगी, कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हो जाएगा? कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक भी नहीं है, क्योंकि कम से कम मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। 47 वर्षों का अदम एतमाद है, एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है, और अभी तक पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार रहा है, जाहिर है कि वो भी बहुत ही यहाँ पर काबिल सताइश उसको समझा जाता है। लेकिन एक बात बिल्कुल सब जहन में रखनी चाहिए कि सालिस में और जामिन में फर्क है। पाकिस्तान सालसी तो कर सकता है, जामिन नहीं बन सकता, जमानत नहीं दे सकता, ना ईरान की और ना अमेरिका की, चूंकि जाहिर है दोनों ही खुद मुख्तार मुल्क हैं, अपने अपने फैसले करने में आज़ाद है। पाकिस्तान यहाँ तक उनको ले आया है, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं कि यू कैन क्रिएट द एटमॉस्फेयर, यू कैन क्रिएट द एनवायरनमेंट, बट यू कैन नॉट क्रिएट द विल और इंटेंट। तो ये विल और इंटेंट जो है वो तो जाहिर है इन दोनों मालिक को अपनी तौर से खुद ही दिखानी होगी। क्या ये मुआहिदा हो जाएगा इस बार? अगेन, जब तक हो नहीं जाता उस वक्त तक एक कॉशन के साथ लोग इसको अप्रोच करेंगे, देखेंगे, और देख रहे हैं, क्योंकि माजी में इतना फ्रेजाइल है ये कि मामला शुरू होते हैं, मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, फिर एक स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे, रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रहे हैं मामला। तो इसलिए कुछ भी बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद भी नहीं है। इस चीज़ को अच्छी नज़र से देखा जा रहा है कि कम से कम बातचीत आगे बढ़ रही है। एक मुल्क है जो बहुत ज़्यादा ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, और जाहिर है कि सब वो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। सही। क्विक रिमार्क्स मुझे आपके, काशिफ, मुझे आपके क्विक रिमार्क्स चाहिए कि डू यू थिंक ये मुज़ाकरात हो जाएंगे और जंग में हम दोबारा नहीं जाएंगे? जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस वक्त भी मुज़ाकरात जा रहे हैं, चल रहे हैं इस्लामाबाद में। ईरानियन, पाकिस्तानी और अमेरिकन ऑफिशियल्स के मुज़ाकरात दरपर्दा चल रहे हैं, कंक्लूजन पे पहुँचने के करीब होंगे। असल इशू नाकाबंदी है, वो सेटल डाउन हो जाएगी। और जो बात कोकब साहब ने की, मैं समझता हूँ कि सालस की बात नहीं, अमेरिका और ईरान की बात है कि जामिन कौन से मुल्क को कौन सा चाहिए। मिसट्रस्ट है, जामिन बीच में गारंटर होंगे तो ये एग्रीमेंट होगा। अब वो जामिन पाकिस्तान हो, सऊदी अरबिया, कोई और। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।